तो अकेडमी सर्वाइवल गाइड के इस पार्ट की स्टार्टिंग में एडी बोलता है कि वो भले ही एक इल्यूजन था, लेकिन तुम मुझसे अंत तक लड़ी, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। तान्या रोने जैसी शक्ल बना लेती है और एडी बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। तान्या बहुत तेज से रोना स्टार्ट कर देती है। एडी इसको देख करके अपने मन में कहता है कि क्या क्लास ए में ना पहुंच पाना इतना ज़्यादा दुखी होने वाली बात है। तभी वहाँ पर काइल आती है और तान्या को पकड़ लेती है, बोलती है कि इसके और ज़्यादा नज़दीक मत आना, मैं अब ये तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम बिना सोचे समझे मुझ पर अटैक करोगे या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ में हो सकती हैं। पीछे से असिस्टेंट प्रोफेसर क्लेयर बोलती है कि जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो चुका है एडी, आओ मदद करो, क्लेबियस पूरे तरीके से बेहोश हो चुका है। इसको देख करके काइल बोलती है कि क्या तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और अपने मन में बोलती है कि हाँ, क्या मेरी आवाज़ चेंज कैसे हो चुकी है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक वो हट रहा है, आखिर ऐसा कैसे। और पुरानी बात याद करती है जहाँ पर जब मेरिल्डा ने उस पर अटैक किया होता है तो उसका वो जो पेंडेंट होता है होली आइटम वो गिर जाता है, जो कि उसको उस ड्यूक ने कहा था कि इसको अपने पास में हमेशा ही बचा करके रखना। और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा चलता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लेयर बोलती है कि बहुत अच्छे एडी, लेकिन फिर सामने देख करके थोड़ा सा चौंक जाती हैं। और तभी काइल अपने मन में बोलती है कि नहीं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी स्कूल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब तक मग आता है, वो उस पेंडेंट को उठा करके एडी को देता है और एडी उसको काइल को देते हुए बोलता है कि हे, तुम केयरफुल रहो, तुम होली एक सेकंड बच्ची, और मतलब होली मेडन बोलने वाला होता है लेकिन फिर बीच में रुक करके बच्ची बोल देता है। इस पे काइल बोलती है कि हाँ, और तब तक पीछे से क्लेयर आती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट क्यों लगी है। एडी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और राइटर बताता है कि क्लास असाइनमेंट एग्ज़ाम वो अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। एड रोड टेलर ने सारी चीज़ें जो बैक पहले सिनेरियो में जैसी थी वैसे ही हर चीज़ को कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके। एक छोटा सा मीनिंगलेस गैप यहाँ पर आ गया। वो आँखें जो कि लाल रूबी डायमंड के तरीके थीं वो एकदम से पूरे तरीके से एडी के ऊपर फोकस हो गई। काइल अपने मन में बोलती है कि वो डेफिनेटली ही मुझसे बहुत ज़्यादा फॉर्मली बात कर रहा था। तभी प्रोफेसर क्लेयर बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो एडी, हम लोग आगे जो भी रिजल्ट हैं उनको देख लेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनिक्स, क्या तुम क्लेबियस को सपोर्ट कर सकते हो? तो ऑनिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने पक्का ही उस चट्टान के ऊपर में एक इंसान देखा था, वो कोई भी गलती नहीं थी, पक्का ही मैंने देखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, एडी लेटा हुआ होता है। कोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो संसार है बहुत लंबे समय से इस खूबसूरती को जनरेशन टू जनरेशन पास करता आ रहा है, और कई सारे पुराने जो सच हैं उनको भी पास करता आ रहा है। आकाश इसका बहुत अच्छे तरीके से साक्षी है। इवन वो आर्ट वर्क जो कि कई हजारों में बिकती है, भले ही चाहे जितने भी वो अच्छे बने हों, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों के ओपिनियन से मतलब होता है। लेकिन जब तुम एक सनसेट को देखते हो तब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि ये कह सके कि ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो एडी बोलता है कि तुम बकवास बातें कर रही हो। तभी ऊपर से एक बुल्फ आती है और बोलती है कि एनीवे, इंसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता है वो लोग अपने हर मूवमेंट को अप्रिसिएट नहीं करते हैं। एडी बताता है कि ये है हाई रैंकिंग विंड स्पिरिट मेरिल्डा। मेरिल्डा बोलती है कि जो इंसान है उनकी ज़िंदगी में अगर कोई एक कर्स हो सकता है वो ये कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर एक बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ को जिए। तुम्हें अपने छोटे छोटे चीज़ों को भी अप्रिसिएट करना चाहिए, अपने डेली लाइफ में कोई मतलब ढूंढना चाहिए। भले ही ऐसा कहा जाता है इंसानों का लाइफ स्पैन 4 सीजन के तरीके होता है, लेकिन मेरे जैसे किसी स्पिरिट के लिए वो एक लंबी ठंडियों के तरीके होता है, एक बोरिंग लंबी ठंडियाँ। एडी अपने मन में बोलता है कि जैसा कि जेनिका ने कहा था, ये बहुत ज़्यादा बकवास करती है। मेरिल्डा बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग जो कि हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली करते हैं, वो लोग कभी कभी जब खुद पर बात आती है तो बहुत ज़्यादा सेंसलेस हो जाते हैं। जैसे कि अभी तुम थके हुए पड़े हो, ये उस चीज़ का प्रूफ है। तो एडी बोलता है कि तो आखिर इससे मतलब क्या है? तो मेरिल्डा बोलती है कि तो तुम सुनो पागल कहेंगे, जो मैं कह रही हूँ कि ये कि तुम जा करके किसी को डेट करो, समझ में आया? किसी ऐसे को जिसको कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो और वो तुमसे बहुत ज़्यादा काइंड है, चीयरफुल और फ्रेंडली भी है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि वो तुमसे ताकतवर हो, जिस पर तुम भरोसा कर सको। किसी ऐसे से मिलना, अपने आप को इम्प्रूव करना, क्या ये तुम्हें नहीं लगता है कि ये तुम्हें इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगा?
क्या मैं गलत बोल रही हूँ मग? तो मग बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मिस मेरिल्डा। और मग एडी से बोलता है कि यंग मास्टर एडी, मिस मेरिल्डा की एडवाइस हमारी स्पिरिट्स के बीच में एक बाइबल के तरीके है। क्या तुम एट लीस्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं प्रेटेंड कर सकते हो जैसे कि तुम इसके साथ में एग्री करते हो? इसको सुनकर के मेरिल्डा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या प्रेटेंड, आखिर इसका मतलब क्या है? तो एडी मग को उठा लेता है और मग बोलता है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ बोल दी है तो मैं अपनी मौत से इसको चुकाना चाहूँगा। लेकिन एडी बोलता है कि ओ हाँ, जेनिका बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी, क्या उसके साथ में कुछ हुआ है? तो मेरिल्डा बोलती है कि ओह, तो तुम उसके बारे में चिंता कर रहे हो। एडी बोलता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है? मेरिल्डा बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं तुमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकती हूँ जो कि इवन जो जेनिका है वो भी तुम्हें नहीं बताना चाहती है। एनीवे, इसकी चिंता मत करो क्योंकि इवन जेनिका के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सर्दियों को महसूस करे। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करी है, लेकिन अब उसका वक्त आ चुका है ताकि वो आगे अपनी प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा पाए हर चीज़ को समझने की। ये दुनिया एक फेरी टेल के तरीके नहीं होती है ना? तुम्हें हर चीज़ को एंड्योर करना पड़ता है जब तक स्प्रिंग नहीं आती है। तुम समझ रहे हो ना? क्या हम लोगों को जाना चाहिए? तुम्हारा ज़्यादा माना कंज्यूम करना मुझे खुद ब खुद अपराधी जैसा फील करा रहा है। एडी बोलता है कि हाँ, इवन तुम इस फॉर्म में भी हो, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए आसान नहीं है इस चीज़ को आसानी से मैनेज करना। इसको सुनकर के मेरिल्डा बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म है जिसमें मैं कम से कम माना को लेती हूँ। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि क्या तुम्हारे कुछ अदर फॉर्म भी हैं? इसको सुनकर के मेरिल्डा बोलती है कि क्या तुम मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की के रूप में देखना चाहोगे? वेल, ये आंखों से देखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। एडी बोलता है कि ये ठीक रहेगा। जब तुम अपने उस बड़े फॉर्म में भी आई थी तब भी मुझे पहले से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा था, बस मैं क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तब तक मेरिल्डा उसके सर पे कूदते हुए ऊपर जाने लगती है और बोलती है कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो शायद से माना स्टोन की वजह से होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए अभी आसान नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, अभी तक सारा का सारा माना तुम खुद ब खुद हैंडल कर रहे थे? इसके बारे में सोचो। मेरे तरीके जो स्पिरिट्स होते हैं वो सिर्फ एक इंसान के साथ में कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। एडी ऊपर की तरफ में देखने लगता है, ऊपर मेरिल्डा गायब हो जाती है। एडी वो जो दीवार होती है उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में बोलता है कि मैं डेफिनेटली ही एक हाई लेवल के स्पिरिट को इतने लंबे समय के लिए अपने माना के साथ में समन नहीं कर सकता हूँ। वेल, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा माना था, तो आखिर ये किसका हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर तुम इसके बारे में सोचो। और ऊपर की तरफ में चढ़ जाता है और अपने मन में बोलता है कि एक इंसान जो कि मेरिल्डा के साथ में आसानी से कांटेक्ट बना सकता है। चढ़ जाता है, वहाँ पर सामने लूसी बैठी होती है और बोलता है कि वेल, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी जगह है सोने के लिए। इसको सुनकर के लूसी बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं हूँ, सोने के लिए हट ही सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है, मतलब झोपड़ी। तो इसको सुनकर के एडी बोलता है कि तो फिर आखिर क्यों? तो लूसी बोलती है कि मुझे खाली टेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। एडी अपने मन में बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके लिए ये आखिरी बार वो टहलने के लिए निकली है, क्योंकि अल्टार ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो फाइनल स्टेज था थर्ड एक्ट का। सेंटस क्लेरिस वो होली सिटी की डार्कनेस को पहचान लेगी जहां से वो आई हुई है और उनके ऑर्डर्स को मानने के लिए मना कर देगी। तब टेलर्स की अपोस्टल वो लोग आर्केन आइलैंड आएंगे ताकि वो लोग क्लैरिस को यहाँ से ले जा पाएँ और उसको क्रिटिसाइज कर पाएँ, लेकिन बिना कोई भी पीछे की स्टोरी जाने हुए अकेडमी के सभी कैरेक्टर्स वो आर्क बिशॉप के ऑर्डर को फॉलो करने लगेंगे। प्रिंसेस फोनिया, रॉयल गार्ड आर्मी, लोरेथेल मर्सिनरी यूनियन, उसी के साथ में द होली सिटी ऑफ कैथेड्रल के नाइट्स, उसी के साथ में अकेडमी के हाई रैंकिंग के एम्प्लॉयज़, और वहीं मेन कैरेक्टर भी होगा जो कि अपनी पार्टी के साथ में होगा। उसी के साथ में प्रिंसिपल ओबेल के जो भी सभी लोग साथी होंगे वो भी। अंत में ये सभी के सभी लोग मिल करके एक ही इंसान के खिलाफ अपनी तलवार को उठाएंगे, सिर्फ एक लड़की के खिलाफ जो कि आर्केन आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी अपने मास्टर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए।
चाहे उसको गद्दार बुलाया जाए या नास्तिक या फिर देशद्रोही, चाहे उसको जो भी बुलाया जाए, वो कभी भी गुस्सा नहीं होती है। वो किसी को भी गुस्से से नहीं देखती है और ना ही केवल कंप्लेन करती है, लेकिन उस टाइम पर वो अवेकन हो जाती है। गुस्से में लूसी मैरियल वो सभी के सभी आइसलैंड के मेन कैरेक्टर को अकेले ही हरा देती है। उसी के साथ में जो रेड पार्टी आती है उसमें से आधों को ख़त्म कर देती है, लेकिन अंत में उसका भी स्टेमिना ख़त्म हो जाता है और फिर वो टेलर के द्वारा मार दी जाती है, जिसने कि अपनी फाइनल स्वॉर्ड्समैनशिप फॉर्म को सीख लिया होता है। लेकिन फिर जब सारी की सारी पीछे की स्टोरी सामने आती है तो सभी लोगों को समझ में आता है कि लूसी किस लिए जो गॉड्स के अपोस्टल थे उनको मारने के लिए तैयार थी। तो वो एक विलन नहीं थी। हम लोगों को इस पूरी स्टोरी के बारे में पता ही नहीं था। ऐसी चीज़ कहते हुए लोग सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा हर्ट करती है वो है लेट अंडरस्टैंडिंग। भले ही शायद से ये उसका शुरू से नेचर है और शायद से उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सारी चीज़ों को कह भी देगी तब भी ये चीज़ मीनिंगलेस ही लेने वाली है। वो हमेशा ही अंत तक हर चीज़ को अपने तक ही रखती है। ऑफ कोर्स मैं लूसी को रोकने नहीं वाला हूँ। क्या मैं इस सिनेरियो के लिए लूसी को सेक्रीफाइस कर दूंगा? नहीं, मैं अभी तक इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड नहीं हुआ हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। ये सच बताऊं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं चीज़ों को ऐसे ही जाने दूंगा तो कोई बैड एंडिंग हो जाएगी। देखा जाता है लूसी के मास्टर ने कहा होता है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही सिल्वेनिया है जो कि कई सारे परेशानियों से निकल जाएगी और दोबारा से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब वो लोग ऐसे ट्रायल्स को फेस करेंगे, ऐसी परेशानी को, जिससे कि वो लोग अकेले नहीं निकल पाएंगे। लूसी, जब ऐसा टाइम आएगा तो उन लोगों को तुम अपनी ताकत देना, चाहे भले ही इस बूढ़े आदमी के लिए ही जो स्टोरी उसको मरते हुए आर्कमेज, उसके मास्टर और उसकी अकेली फैमिली ने बताई थी। लूसी ही जानती है कि उसके लिए ये कितनी ज़्यादा बर्डन की बात थी उसको आगे लेकर के चलना। लूसी को अपने ये जो पुराने इमोशंस हैं इनको हटाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा लंबी जंग होगी और कई सारे डेंजरस मूवमेंट भी आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो डेंजरस मूवमेंट को लूसी फेस करे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है सिनेरियो जो आगे आने वाला है एक्ट 3 में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करने नहीं वाला हूँ। तभी लूसी उसके पास में आती है और उसके पैर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे ये अभी अभी पता चला है, और उस पर लेट जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ। इस पे एडी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि अगर मैं एक चीज़ जो कि पक्का लूसी के लिए कर सकता हूँ वो ये होगी कि जब भी मैं अपने कैंप से निकलूँ तो उससे पहले लूसी को एडवांस में ही बता दूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। कोई बोलता है कि तुम जितना मैंने सोचा था उससे पहले वापस आ गई, तो इस पे कोई रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं उस जगह को जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उतना जल्दी छोड़ना चाहती थी, और ये लीजिए आपका तोहफा। दिखाया जाता है वो क्लारा होती है। राइटर बताता है कि जो एनिस है वो नोबल फैमिली से है, लेकिन जो क्लारा है वो बहुत ज़्यादा जानी मानी एक विस्काउंट की फैमिली से आती है। माया बोलती है थैंक यू। क्लारा बोलती है कि हाँ, यही जगह है जिसको कि मैं घर बुला सकती हूँ। यहाँ कितनी ज़्यादा शांति है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हेवन में आ चुकी हूँ। एनीवे, मुझे अपने जो एकेडमी के दोस्त हैं उनसे मिलने जाना है। मैंने बहुत लंबे समय से उनका चेहरा नहीं देखा है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे स्नैक्स लाई हूँ, और उसी के साथ में मैंने फिर एक टी पार्टी भी रखी हुई है एनिस और जेनिका के साथ में। तो ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ। मैं तो यही सोच करके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ कि वो लोग मुझे देखेंगे तो कितने ज़्यादा चौंक जाएंगे। और उसी के साथ में मेरे पास में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो ब्लूबेरी स्पाई का टेस्ट है वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दिखाया जाता है माया वो जो बेरीज होती हैं उनको एकदम दबाने लगती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और बोलती है कि क्या सच में ये जो ब्लूबेरी का टेस्ट है वो सच में आने भी वाला है या सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी के तरीके लगने वाली है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर अपनी जेनिका, उसी के साथ में सामने एनिस, एकदम दोनों लोग बिल्कुल आग हो करके बैठे होते हैं। इसको देख करके एनिस अपने मन में बोलती है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये लोग कुछ भी कह क्यों नहीं रहे हैं, क्या इन लोगों ने फाइट करी है। जेनिका और एनिस कभी कभी एक दूसरे पर थोड़ा बहुत लड़ते थे, लेकिन हमेशा ही वो मजाक के लिए होता है। लेकिन ये पहली बार है जब कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है। क्या मुझे एक जोक करना चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और बोलती है कि तब तक जेनिका बोलती है कि एनिस
क्या तुम्हें एडी से एक हग मिला? आई मीन व्हाट द फक। अभी मजा आएगा ना वीडियो, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर वाइफू जंग चालू होने वाली है ना, लग तो रहा है। फिर वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को एडी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं। भाई 18 साल का होता है और उसका ग्रेड 3 दिखाया जाता है और कुछ अचीवमेंट दिखाई जाती हैं। स्टेमिना दिखाया जाता है, स्टेमिना 13 का होता है, इंटेलेक्ट भी 13 का होता है, टैलेंट 15 का होता है, विल पावर 12 की और लक सबसे खराब भाई 11 का होता है। वो एक लकड़ी की दीवार बनाता है लेकिन उससे उसकी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। एडी अपने मन में बोलता है कि अब इस तरीके के आइटम मेरे और ज़्यादा स्टैट्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ में ना ही प्रोफिशिएंसी को। क्या मुझे कोई और चीज़ करनी चाहिए ताकि मैं लगातार ग्रो करता जाऊं? तभी कोई बोलता है कि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप पहले से तेज़ हवाओं के लिए तैयार रहें। दिखाया जाता है बेले माया होती हैं, वो बोलती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको देखने के बाद में, अब आप पहले से हेल्दी लग रहे हैं। एडी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर लूसी को लेने के लिए आई हो? और भाई लूसी बिल्कुल जाने के मूड में नहीं होती है। बेले माया बोलती हैं कि हाँ, एकेडमी ने एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी है, स्नो स्टॉर्म के दौरान पर तुम बिना किसी अब्सोल्यूट रीजन के डॉर्मेट्री को छोड़ करके नहीं जा सकते हो। और क्योंकि जो लूसी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे है जो कि भाग जाएगी, तो इस वजह से हम लोगों को इस पर अच्छे से निगरानी रखनी पड़ेगी। तो हम लोग बिना किसी एक भी सेकंड को छोड़े हुए पूरे हफ्ते भर इस पर निगरानी रखने वाले हैं। एडी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसको सुनकर के बेले माया खांसने लगती हैं। एडी बोलता है कि मैं फॉर्मल ही लैंग्वेज का यूज करूँगा। इसको सुनकर के बेले माया पहले गुस्सा हो जाती हैं, फिर बोलती हैं कि वेल, क्या तुम पूरे इतने लंबे स्नो स्टॉर्म के दौरान पर पूरे हफ्ते भर टिक पाओगे, वो भी इस इन्वायरमेंट के साथ में? यंग मास्टर एडी, वेल मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेशर्म लग सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के विंड ब्लॉकर इनफ भी रहेंगे। इस पे एडी बोलता है कि वेल मैं ये सिर्फ और सिर्फ जो सप्लाईज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहा हूँ, और अपने मन में बताता है कि मेरी झोपड़ी पर भी इसका बुरा असर हो सकता है स्नोस्टॉर्म का, इसी वजह से मैंने अपनी छत को बांध दिया है ज़मीन के साथ में अच्छे तरीके से। उसी के साथ में मैंने अपने सारे के सारे हंटिंग टूल, उसी के साथ में ट्रैप्स को अपनी झोपड़ी के अंदर में रख दिया है। पूरे हफ्ते भर जब स्नो स्टॉर्म होगा तो मैंने प्लान किया है कि मैं अपनी जो मैजिक इंजीनियरिंग रिसर्च है उस पर ध्यान लगाऊंगा स्पिरिट लाइब्रेरी के अंदर में। और बोलता है कि मेरे पास में एक दूसरी जगह है जहां पर मैं रहूंगा, तो चिंता मत करो। इसको सुनकर के बेले माया बोलती हैं कि चलो इससे मेरी चिंता थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी। तो एडी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो, क्या हो गया? ये तुम्हारा पहली बार होगा जब तुम एक बार स्नो स्टॉर्म को फेस कर रही हो, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोजीशन पे रह करके, मतलब अब ये हेड मेड है ना। तो बेले माया बोलती है कि नहीं, मैं किसी और बारे में चिंता कर रही हूँ। एक्चुअली ये ठीक ही है, ये मेरे लिए ज़्यादा रहेगा कि मैं इस मैटर में बोलूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो फिर बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक यंग मास्टर एडी। दिखाया जाता है अपनी जेनिका एनिस दोनों एकदम आमने सामने बैठे होते हैं। जेनिका बोलती है कि तुम्हें एडी से हग मिला है ना। इसको सुनकर के क्लारा बोलती है कि एनिस, और एनिस एकदम घबराने लगती है। और क्लारा बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पक्का ही कोई ना कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पक्का ही जो स्पिरिट्स होंगे उसने कुछ ना कुछ गलत देख लिया होगा। तभी एनिस एकदम सीरियस होते हुए बोलती है कि हाँ, अगर सच बताऊं तो मैंने एडी के साथ में फ्लर्ट किया। इसको सुनकर के क्लारा बोलती है कि हाँ, बस उसने फ्लर्ट ही किया क्या? एक सेकेंड। तो एनिस बोलती है कि जेनिका सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, वो एक प्ले बॉय के तरीके दिखता है, तो फिर मैं बस उसको चेक करना चाहती थी। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि क्या तुम झूठ नहीं बोल रही हो, है ना? एनिस इस पे बोलती है कि पहली बात तो वो लड़का मेरे टाइप का है ही नहीं जेनिका, तो तुम चिंता मत करो, वो पूरे तरीके से गुंडे के तरीके दिखता है। उसी के साथ में वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा घमंडी है और हमेशा ही हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करता है। वो पूरे तरीके से सेल्फिश तरीक़ों से रहता है। आखिर मैं उसके जैसे किसी को क्यों ही पसंद करूँगी? जेनिका रोते हुए बोलती है कि रुको, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो रही हो एनिस, तुम्हें एडी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम एडी को बिल्कुल भी नहीं जानती हो। और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर एनिस बोलती है कि तो जेनिका मुझे माफ़ कर दो, उससे फ्लर्ट करने के लिए, वो भी तुमसे बिना पूछे, प्लीज़ मुझे
माफ़ कर दो। तो इस पे जेनिका बोलती है कि आखिर तुम ऐसी चीज़ें क्यों कर रही हो मेरे लिए जिसके के लिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इसके बारे में कितना ज़्यादा चिंता कर रही थी। मैं इवन रात को सो भी नहीं पाई थी। तुम मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्त हो, बहुत ज़्यादा एक हीरे के तरीके, लेकिन फिर भी तुमसे धोखा मिलना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। नहीं, क्या मैं इस पोजीशन में भी हूँ जहाँ पर मैं ये फील कर सकूँ कि मुझे धोखा दिया गया है? नहीं, मैं एडी के लिए कुछ भी हूँ ही नहीं। अब ये चीज़ सोचने के बाद में मुझे लग रहा है पता नहीं मैं इस चीज़ के बारे में क्यों ही चिंता कर रही थी। क्या मुझे इस चीज़ का हक भी है कि मैं चिंता करूँ? तो इसको सुन करके एनिस उसके कंधे पर हाथ रख देती है और बोलती है कि जेनिका तुम चिंता मत करो, तुम उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो। जो चीज़ मैंने देखी है तुम डेफिनेटली ही उसके लिए एक दोस्त से बढ़ करके हो। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि क्या सच में मैं स्पेशल हूँ? और भाई एकदम खुशी हो जाती है। भाई लिटरली पूरे मानवा की सबसे क्यूटेस्ट मतलब फ़ोटो होगी अभी तक की। फिर जेनिका बोलती है कि एनीवे सच बताऊँ तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि एडी को जज करो, लेकिन फिर भी तुमने ये मेरे लिए किया। सच में मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकती हूँ। एनीवे हाँ, तुम्हें एडी पसंद नहीं है ना? थैंक यू मुझे सारी चीजें एकदम सच्चाई से बताने के लिए। क्लारा बोलती है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, मैंने तो सोचा था तुम भी एडी के प्यार में पड़ गई हो। और सामने की तरफ में देखती है जहां पर एनिस शर्माते हुए बोलती है कि हाँ जेनिका। इसको देख करके क्लारा अपने मन में बोलती है कि क्या एनिस तुम भी? और जेनिका से बोलती है कि इधर देखो जेनिका, ये पूरे तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम अभी तक नॉर्दर्न फॉरेस्ट में नहीं गई हो है ना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी है ना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि तो मुझे जाना है, और एकदम दौड़ के भागने लगती है रन, और बोलती है कि सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, माफ कर देना। तो क्लारा बोलती है कि हाँ तुम आराम से जाओ। और क्लारा बोलती है कि एनिस बोलती है मेरे दिमाग में कुछ है। तो क्लारा बोलती है कि क्या? एनिस बोलती है कि तुम मुझे एक आदमी से मिलाओ। नहीं, क्या ख्याल है क्लारा, यहाँ पर हम लोग कुछ और भी ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ करते हैं। चलो ये स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं। क्या तुम मुझसे डेट करना पसंद करोगी? देखो स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि जैसे नहीं एक नॉर्मल अवधारणा चलती आ रही है तो उसको तुम तोड़ो, समझ रहे हो। इस पे क्लारा एकदम शांत हो जाती है और एनिस बोलती है कि क्लारा तुम ऐसे उन आंखों से मेरे तरफ मत देखो क्लारा। तो क्लारा बोलती है कि हाँ किन आंखों से? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ मैं नॉर्मल ही देख रही हूँ। वहीं एनिस एकदम रोते हुए चेहरा बना लेती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जेनिका से पूरे तरीके से झूठ बोला, लेकिन जब हम लोगों की बॉडी पूरे तरीके से दूर होगी तो फिर सारी की सारी फीलिंग भी पूरे तरीके से गायब हो जाएंगी। जब ब्रेक खत्म होगा उसके बाद में एकेडमी के स्कॉलरशिप स्टूडेंट का काम भी खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर एनिस एकदम पत्थर के तरीके बन गई होती है, क्योंकि सामने से असिस्टेंट प्रोफेसर क्लेयर अनाउंस करती है कि अब से जो एकेडमी के स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं वो एक स्टूडेंट असिस्टेंट के तरीके आगे भी काम करने वाले हैं। क्लेवियस और ऑनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा उन लोगों को दूसरी लैब में भेजना। उसी के साथ में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव और प्रोफिशिएंट भी हैं, स्पेशली एडी तुम काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ऑफ कोर्स क्योंकि अब तुम एक स्टूडेंट असिस्टेंट हो तो तुम्हें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। उसी के साथ में यहाँ पर तुम्हें किसी और लैब में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले से एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये तुम लोग के लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा है ना। वहीं एनिस उसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब होती है। क्लेयर बोलती है कि चलो अब एक साथ ही काम करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर अपने एडी के सभी स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं। वहाँ पर जेनिका आती है और बोलती है कि अब तुम्हें जल्द ही मिड लेवल के जो भी स्पिरिट्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट बना लेना चाहिए। एडी बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम पहले से पूरे तरीके से नॉर्मल हो चुकी हो जेनिका। जब उस टाइम पर तुम कैंप पर आई थी तो तुम पूरे तरीके से अलग थी। तो जेनिका बोलती है कि क्या उस समय? आखिर तुम किस समय की बात कर रही हो? मैं तो पूरे तरीके से भूल ही गई हूँ। तो एडी अपने मन में बोलता है कि जब मैं जेनिका के साथ में होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जेनिका एक ऐसी कैरेक्टर है जो आगे के सिनेरियो में अब आने नहीं वाली है, तो फिर मेरे हिसाब से एक जेनिका ही है जिसको कि मैं इस साल में अपना दोस्त बुला सकता हूँ। जेनिका बोलती है कि एनीवे मुझे ये पता चला कि तुमने मेरिल्डा के साथ में कांटेक्ट बना लिया है, लेकिन चाहे मैं इसके बारे में जितना भी सोचूं ये बड़ी ज़्यादा अजीब बात है। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया हाई लेवल के स्पिरिट को हैंडल करना? इसको सुनकर के एडी बोलता है कि मैंने एक ट्रिक का यूज किया
और वो जो ग्लास्ट की गोल्डन फियोनिक्स रिंग होता है उसको निकाल देता है और बताता है कि मैंने उसके बाद में प्रोफेसर ग्लास्ट की जो गोल्डन फेनिक्स रिंग थी उसके बारे में जेनिका को सब कुछ बता दिया, उसी के साथ में मेरे फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी। और जेनिका बोलती है कि तो तुम अब कुछ समय के लिए मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा मिड लेवल के स्पिरिट के साथ में कांटेक्ट बनाना। तो एडी बोलता है कि जो मेरा मैजिक है वो ब्रेक खत्म होते ही सेमेस्टर के स्टार्ट होने के टाइम पर वापस आ जाएगा। इस पे जेनिका एकदम हंसते हुए प्यारे तरीके से बोलती है कि लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेसन एडी, हम सभी स्पिरिट सॉर्सरर्स के बीच में हम लोग उस दिन को जिस दिन तुम एक हाई लेवल के स्पिरिट के साथ में कॉन्टेक्ट बना लेते हो उसको तुम्हारा दूसरा जन्मदिन बोलते हैं। तो क्या तुम सच में स्पिरिट लाइब्रेरी में ही पूरे स्नो स्टॉर्म के दौरान रहने वाले हो? तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो एडी बोलता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, तुम एक टॉप ईयर की स्टूडेंट हो और जब स्नो स्टॉर्म ख़त्म होगा उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। क्योंकि तुम टॉप स्टूडेंट हो तो फिर पक्का ही तुम्हारी तरफ कुछ ना कुछ अटेंशन होगी। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता है, मैं पूरे तरीके से न्यूट्रल रहने का सोच रही हूँ। तभी जेनिका एकदम चौंक जाती है। एडी बताता है कि इस सिनेरियो में जेनिका भले ही एक टॉप स्टूडेंट है लेकिन उसको उतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो सभी के सभी दूसरे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। जेनिका बोलती है कि एनीवे तुम्हारी जो सिस्टर है वो भी तो इलेक्शन में पार्ट लेगी है ना? तो एडी बोलता है कि हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं वाली है। तो इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो? तो एडी बोलता है कि वेल हाँ, मेरे हिसाब से तुम ये कह सकते हो। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे फैमिली से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग ब्लड रिलेटेड हैं। तो भले ही चाहे हम लोग को ये पसंद हो या फिर ना हो, हम लोग आगे एक दूसरे को हमेशा ही देखने वाले हैं। तो वेल मैं उसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाने को सोच रहा हूँ, उसी के साथ में चाहे मैं उसको उतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। इसको सुनकर के जेनिका एकदम घबराते हुए बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई बहन की ही लड़ाई थी है ना? और एडी को पकड़ लेती है। आखिर तान्या को क्या पसंद है? रोते हुए पूछती है और बोलती है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि मैं उसको गिफ्ट के तरीके दे सकती हूँ, और क्या उसको कुछ खाना पीना पसंद है? आखिर बताओ। एडी बोलता है कि आखिर तुमने तान्या के साथ में क्या किया? इसको सुनकर के वो चिल्ला करके बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। एडी बिल्कुल शांत होकर के उसको देखने लगता है और बोलता है कि जेनिका सच में झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा कच्ची है, उसके झूठ को पकड़ने में किसी को 3 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये उतनी ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि कल सुबह से स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो बिना किसी स्पेशल रीजन के बाहर जाना मना है, और अगर तुम्हें कोई स्पेशल काम है तो प्लीज़ पहले मेड से पूछ लें। दिखाया जाता है काइल का सीन जो कि अपने मन में बोलती है कि उस समय की झलक वो मेरे सिर से गायब भी नहीं हो रही है। वो झलक जहाँ पर वो 3rd ईयर वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लग रही है वो है डिस्कम्फर्ट। सच बताऊँ तो पक्का ही मैंने कोई चीज़ शायद गलत देख ली हो, लेकिन फिर भी डेफिनेटली उस टाइम पर उसने मुझसे फॉर्मली बात करने की कोशिश करी थी। क्या वो मेरे सीक्रेट को जानता है? मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि मैं अपनी एक नॉर्मल एकेडमी लाइफ को जी पाऊँ। सच में मैंने बहुत सारे प्रीस्ट और बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करके ये एकेडमी लाइफ पाई है। अगर एक सिंगल आउटसाइडर को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। वेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाना कुछ मुश्किल नहीं था। दिखाया जाता है वो दोनों लोग, एक नहीं जोसेफ और एक लड़का दिखाया जाता है, वो लोग लड़ रहे होते हैं फ्री फंड में ही। तो उसी टाइम पर जाते हुए जोसेफ बोलता है कि उस सीनियर के बारे में बताया जाए, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, पक्का ही मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है 3rd ईयर में, क्योंकि उसको गुंडों में भी गुंडा कहा जाता है। और जो चीज़ मैंने सुना है कि उसने नॉर्दर्न फॉरेस्ट में अपना एक झोपड़ा बनाया हुआ है। तो काइल अपना पेंडेंट उठाती है और बोलती है कि जब एक बार स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं ऑफिस हॉल को छोड़ करके लगभग 1 हफ्ते तक नहीं जा पाऊंगी, और जब एक बार स्नो स्टॉर्म ख़त्म होगा तुरंत ही स्प्रिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद में नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक शायद से मैं अपनी उस चांस को खो दूं जहां पर मैं उसका मुंह बंद कर सकती हूं, और गेट को खोल लेती है।
बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर एडवर्ड टेलर से, उसी के साथ में उस अंधकार से और बहुत ज़्यादा कड़कती ठंडी से, जहाँ पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद दीवारें, उसी के साथ में सफ़ेद छत देखते हुए जी रही थी, जिसको कि अगर तुम लगातार देखो तो शायद से तुम्हारे सर में दर्द तक होने लगे। ये दुनिया, इस दुनिया का रोमांस पूरे तरीके से नेचुरल कलर से भला हुआ है और जब तक तुम इसको खुद ब खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगी तब तक तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। और वो काइल वहाँ से कूद जाती है, तुरंत ही उसका पेंडेंट चमकता है और उसको अपने पुराने जो काइल वाला रूप होता है उसमें पहुँचा देता है। वो बोलती है कि मैं अपनी फ्रीडम को नहीं छोड़ सकती हूँ, जिसको कि पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो फिर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मुझे उस आदमी से मिलना पड़ेगा और भागने लगती है। राइटर बोलता है कि तो अब सेंटस क्लेरिस वो बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में, उसी के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी में है। कोई बोलता है कि मेरी आँखों ने बहुत लंबे समय से अंधेरे को ही देखा था और अंधेरा ही एक अकेली चीज़ थी जो कि मैं बहुत लंबे समय से जानता था। वो याद जो कि मुझे अच्छे तरीके से याद थी वो थी मेरे भाई की, जो कि जब सभी के सभी लोग पूरे घर में मेरे साथ में रहना अवॉइड करते थे तब वो मेरे साथ में हमेशा ही रहा था। और जो याद मुझे याद थी वो ये थी कि जब मैंने अपने भाई के ही दिल में खंजर घुसेड़ दिया था। और लास्ट चीज़ जो मैंने उससे कही थी वो शायद से मेरे लिए एक कर्ज से कम नहीं थी। और दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्लेयर बोलती है कि हाँ आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई और लैब चाहती है। इसको सुन करके क्लेवियस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए अगर स्टूडेंट असिस्टेंट के सारे काम को देखा जाए उस टाइम पर मुझे लग रहा है जैसे कि मैं तुम लोगों के लिए बोझ के तरीके था। तुम लोग मेरी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हो और मुझे पसंद भी है, लेकिन फिर भी। इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैंने सोचा कि तुम सेटिस्फाई नहीं होगे और शायद से कोई और जो लैब है वो तुम्हें अपने में लेना चाहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ये कर सकते हो। क्लेवियस बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से। तो क्लेयर बोलती है कि तो फिर कर दो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको सुनकर के क्लेवियस शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के एडी बोलता है कि एडवर्ड टेलर के तरीके, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बॉडी के साथ में जन्मा था, ऐसा लगता है कि मैंने उसकी बॉडी को अपनी लिमिट्स तक पूरे तरीके से ट्रेन कर दिया है। जब ब्रेक थे तब मैं अपनी ट्रेनिंग पर बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाया था। मैजिक इंजीनियरिंग, उसी के साथ में स्पिरिट फॉर्मूला इन्फ्यूजन, अब ये ऐसा कहा जा सकता है मेरी स्पेशलिटीज़ बन चुकी हैं। और शायद से आगे अगर मैं अच्छे तरीके से और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा तो इन दोनों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाऊँगा। मुझे अब पूरा हफ्ता इनको ही ट्रेन करने में लगाना है, वो भी इस लाइब्रेरी के अंदर में। दिखाया जाता है वो उस लाइब्रेरी के अंदर में आ जाता है और बताता है कि मैंने जिक्स को थोड़े रुपए दिए थे ताकि वो सभी चीज़ों को साफ़ कर दे मैजिक का यूज करके, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो किताबों को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। उसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। पक्का ही उसको एल्का की तरफ से मदद मिली होगी, उन लोगों ने इस चीज़ को अपने ट्रेनिंग के तरीके सोच करके किया होगा, लेकिन आगे जा कर के मुझे इसके लिए उनको रीपे करना पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए यहाँ पर कई सारे 100 से भी ज़्यादा फार्मूला हैं, तो मैं उन सभी को नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मुझे जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और कुछ आइटम होते हैं उनको निकाल लेता है जो कि उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करेंगे, और बताता है कि अगर मैं अभी इनका यूज करूँगा तो आगे जा कर के जब मैं और ज़्यादा स्किल्स को सीख जाऊँगा तो और भी ज़्यादा रेयर आइटम्स को बना पाऊँगा। और वैसे मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट देख लिए हैं, बस मुझे इस टूल की ही ज़रूरत है। और टूल को निकालने लगता है, लेकिन उसके पास में वो टूल होता ही नहीं है और बोलता है कि हाँ मैं उसको कैंप में ही भूल गया। ओह शिट, चलो फिर वापस चलते हैं, अब काम आ गया है मेरे ऊपर, मेरी बॉडी को थोड़ी कसरत करने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है काहिल का सीन, जहाँ पर वो वही बात याद कर रही होती है कि जब मैं प्योर वाइट दीवारों और उसी के साथ में प्योर वाइट छत को देख रही थी, ऐसा कि मेरी आंखें जो मेरा देखने की क्षमता थी वो तक बेकार हो चुकी थी। इस दुनिया का रोमांस पूरे तरीके से नेचुरल कलर से भरा हुआ है, लेकिन आखिर मैं इस सफ़ेद बर्फ़ के बीच में उस रोमांस को कहाँ पर ढूंढूं। तभी उसको आगे नदी दिखती है और वो बोलती है कि हाँ मैंने सुना था कि उस सीनियर की झोपड़ी यही नदी के ही आसपास है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक एडवेंचर पर निकली हूँ। राइटर बताता है कि क्लैरिस वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है,
देखा जाए जब वो बहुत सारे मेजर्स से पहले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका होली मैजिक भी दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। द होली मैजिक की ब्लेसिंग, कोई भी इंसान जो भी उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको खुद के ऊपर दुगना अटैक लगेगा। तो इवन अगर उसके सामने कोई जंगली जानवर क्यों ना आ जाए या फिर कोई चोर, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही कोई उसको हार्म पहुंचा पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसको एडी से डर लगता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि उसको एडी को भी, क्योंकि वो रोड टेलर हाउस होल्ड से है, तो पक्का ही उसको भी टेलस ऑर्डर ने ही बैप्टाइज्ड किया होगा। और होली मैजिक ब्लेसिंग उन लोगों पर काम नहीं करती है जो कि वही सेम ऑर्डर से बैप्टाइज्ड किए जाते हैं। कोई भी इंसान अपने भाई को तो चोट नहीं पहुंचाना चाहेगा। और पहली बात तो ये है, कोई इतना ज़्यादा भरोसेमंद है कि उसको बैप्टाइज्ड किया गया है, वो कभी भी अपनी सेंटस को तो चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वो कारण जिस वजह से सेंटस यहाँ पर आई है वो इस वजह से क्योंकि उसको लगता है कि एडी शायद से उसकी सच्चाई को जानता है। हाँ, अब ये टाइम है चेक करने का। मुझे पक्का पता है कि चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। और वो गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन खुलता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर खोलती है, जिससे वहाँ पर खून की बाल्टी रखी होती है वो गिर पड़ती है। और देखो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है तो इस वजह से मेरे को इसको थोड़ा ब्लर टाइप में करना पड़ेगा, ठीक है। और काइल इसको देख करके चौंक जाती है। फिर ऊपर की तरफ में देखती है जहाँ पर ऊपर एक मरा हुआ जानवर लटका होता है, जिसको देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत तेज से चिल्लाती है और बोलती है कि खून यहाँ पर, खून वहाँ पर, यहाँ तो हर जगह पर खून ही खून है, आखिर ये क्या बकवास सी बात है। तभी उसको कदम की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है कि हाँ, आखिर ये क्या बकवास है। और तभी गेट खुलता है और वहाँ पर एडी आ जाता है। दिखाया जाता है वो सारी चीज़ों को देखता है और जाता है। क्लैरिस वहीं पर छुप करके बैठी हुई होती है। एडी उस जगह से एक सामान को उठाता है, उसके नीचे चाकू रखा होता है। एडी उसको उठा लेता है। इसको देख करके सेंटेंस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उससे कुछ मुंह से आवाज़ निकल जाती है। तो एडी उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और झुकते हुए नीचे आता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन फिर वो जब देखता है कि वो काइल है तो इसको देख करके वो बोलता है कि काइल, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कांप क्यों रही हो। तभी काइल एकदम से एडी पर अटैक कर देती है होली मैजिक डिवाइन एक्सप्लोजन से, जिससे एडी बहुत दूर गिरता है जा करके और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। देखा जाता है जब धुआं साफ होता है तब वहाँ पर एडी एकदम बिल्कुल बहुत ख़राब हालत में होता है। इसको देख करके काइल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने एक इंसान को मार डाला। डियर टेलस, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, किसी ऐसे को जिसको कि पूरे तरीके से प्योरिटी के तरीके जीना चाहिए था। मैंने अपने हाथों को पाप से रंग लिया है, मुझे पक्का ही नरक में जलना चाहिए। तभी एकदम से एडी उसके पास में आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि हाँ, आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। इसको देख करके काइल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी तो आत्मा ही निकल जाती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है वहीं अपनी एकेडमी का सीन, जहाँ पर कोई बोलता है कि चीफ मेड, मैंने सुना है कि यहाँ पर काइल भाग गई है, तो हम लोगों को सभी लोगों को नोटिफाई कर देना चाहिए और सर्च को स्टार्ट करना चाहिए। इसको सुनकर के बेले मैं बोलती है कि नहीं, अभी हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग के पास में ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे इस जगह पर देखने के लिए, तो हम लोग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इसको सुनकर के उसके साथ वाली मेड बोलती है कि यस मैम। राइटर बताता है कि ऑफिलिस हॉल की चीफ मेड बेले माया को वो पता है कि काइल आखिर वो कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी। जो ऑर्डर है उसने ये सोचा कि जो इंसान वहाँ पर इंचार्ज है उसको तो एटलीस्ट सच पता ही होना चाहिए। अगर इस नेशन को ये पता चल गया कि सेंटस स्नोस्टॉर्म के दौरान पर खो चुकी है तो पूरे तरीके से हाहाकार मच जाएगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शांत है। और वो दूसरी वाली मेड दिखाई जाती है जो कि बेले माया को देख करके बोलती है कि वाह, वो कितनी ज़्यादा काम है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था चीफ मेड से। और भाई ये कितनी क्यूट है यार। आई मीन देखो भाई, मुझे मेड भी थोड़ी थोड़ी पसंद है। आई मीन मेड सूट वाला कौन नहीं पसंद करता है ना। छोड़ो, बकवास ज़्यादा हो जाती है। तभी बेले माया एकदम तैयार होने लगती है और राइटर बताता है कि उसने ये डिसाइड किया कि वो सारी चीज़ें सीक्रेट में करेगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि सेंटस के पास में होली मैजिक की ब्लेसिंग है। और वो बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैं काइल को खुद ब खुद ढूंढ लूँगी।
और उसी के साथ में सभी के सभी स्टूडेंट हैं, तब तुम्हें यहाँ पर देखने पड़ेंगे, स्पेशली मिस लूसी को। तो इसको सुन करके वो दूसरी मेड भी बोलती है कि हाँ मैम। चीफ मेड, जैसा कि विटनेस ने देखा है उस हिसाब से मिस काइल नॉर्दर्न फॉरेस्ट में गई है। जैसे ही बेले मैं ये सुनती हैं और बोलती हैं कि क्या द नॉर्दर्न फॉरेस्ट, और अपने मन में बोलती है कि क्या उस आदमी की टेरिटरी। भाई की तो बैडेस लग रहा है ना, उस आदमी की टेरिटरी, जैसे कि उस नॉर्दर्न फॉरेस्ट का राजा अपने आईडी ही है ना। और वो अपने मन में बोलती है कि वो आदमी जो कि पता नहीं बहुत अजीब तरीके से सारी की सारी औरतें उससे ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक औरत एक आदमी वो दोनों अकेले एक साथ हैं। उन लोगों के पास में एक दूसरे पर डिपेंड होने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, जब तक कि इस कंडीशन में कोई भी उनको बचाने के लिए ना आ जाए। सिर्फ दो लोग अकेले, और सोचने लगती है जैसे कि वो लोग एकदम भाई गुल्लू गुल्लू कर रहे हैं, सुहागरात मना रहे हैं। रो इसको सोचते ही पहले माइक एकदम पसीना आने लगता है, बर्फ़ में भी, मतलब स्नो स्टॉर्म में भी, और वो बहुत ज़्यादा शर्माने भी लगती है और बहुत ज़्यादा तेज़ से भागते हुए बोलती है कि हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उसको ढूंढना पड़ेगा। और राइटर फिर से बोलता है कि द साइंटिस्ट इज इन डेंजर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।